स्टार्ट करते हैं। मैसेज कर दो। सीआरपीसी 1973 चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर? 13। ठीक है, सेक्शन हमने करीबन 85 तक कवर किए। ठीक है, सेक्शन नंबर 185 तक हमने कवर कर दिया था। यहाँ तक नहीं 184 तक तो दिया था सर। ऐसा कुछ ना। देखिए हमने अभी तक जो देखा है इसके अंदर उसे देख लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ है, अपन ने अभी तक जो देखा है वो हमने अभी तक ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि मैं बता ही रहा था, दो सेंटेंस है यहाँ पर आपको। एक तो इंक्वायरी मिल रही है जो कि सेक्शन 2G में बता रखा है। दूसरा बता रहा था मैं ट्रायल के बारे में। ट्रायल जो है वो कहता है कि अदर देन सेक्शन 2G जो है क्या कहलाएगी, वो ट्रायल कहलाएगी। लेकिन ये दोनों ही ज्यूरिसडिक्शन किसके अंडर आते हैं? मजिस्ट्रेट की पावर तो है ट्रायल और इंक्वायरी करने की। तो ये हम देख रहे थे, और यहाँ पर जो मेन की बात हो रही थी वो किस बात के बारे में हो रही थी कि भाई साहब ये ट्रायल और इंक्वायरी सुनेगा था, सुनेगी कौन सी कोर्ट, तो किस ज्यूरिसडिक्शन में सुनेगी। तो हमने सेक्शन 2 कौन सा है लोकल ज्यूरिसडिक्शन के लिए, जे सेक्शन नंबर 2J के अंदर लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की। तो हमें यहाँ पर 177, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन नंबर 177 जो है वो जनरल ऑर्डर की बात करता है, जनरल रूल की बात करता है। लेकिन 177 के अलावा जो अदर देन सेक्शन है 178 से लेकर के 189 तक की, वो इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। लेकिन जब हम 178 में पढ़ते हैं तो वो क्या है, वो भी एक्सेप्शन जो था 177 का, लेकिन ये ही जनरल रूल बनता है। और इसी के एक्सेप्शन ट्रांसफर हो जाते हैं 177 185 तक के सेक्शन को। मतलब ये सारे सेक्शन जो है वो इसके एक्सेप्शन है, और ये जो है जनरल रूल है, ये इसके एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो तो कहता है कि 177 कह रहा है कि जहां पर भी ऑफेंस कमिट होता है वो क्या कहलाएगा, उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा, और वही कोर्ट उसको ट्रायल करेगी और उसकी इंक्वायरी करेगी। ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन 77 कहता है अनसर्टेनिटी के बारे में, जहां पर सर्टेनिटी है ही नहीं कि ज्यूरिसडिक्शन किसका है, लेकिन ऑफेंस कमिट हुआ ये पता है। अरे एरिया तो पता है ना जहां पर डेड बॉडी मिली है, लेकिन ये किस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है वो पता ही नहीं। 4 कोर्ट लग रहे हैं, तो डिस्प्यूट आया होगा ना कोर्ट्स के बीच में। मतलब ये डिस्प्यूट ही सॉर्ट बना रहा है उनके अंदर, सॉर्ट आउट नहीं कर रहा उसे। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया है कि ज्यूरिसडिक्शन आएगा किसका। लेकिन ये कहता है कि जिसके भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में होगा उनमें से सभी कॉम्पिटेंट होंगे, कोई सा भी सुन लो उसे। नहीं तो मेरे से डिसाइड हाई कोर्ट करेगी, नहीं तो सेशन कोर्ट, नहीं तो सीजेएम ये करेगा। वो बताएगा कि किस कौन सुनेगा। पहली बात ये समझ में आई। फिर मैंने इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब 178 का पार्ट 2 पढ़ते हैं तो उसी का सेक्शन जो है वो कहता है पार्टली वन और पार्टली अनदर। वो पार्टली वन और पार्टली अनदर क्या है आपका सेक्शन 179 में बताता है। वो कहता है कि एक एक्ट जो है वो डन हुआ है और दूसरी जगह पे उसका कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो ये भी तो पार्टली एक्ट हुआ ना, पार्टली एक जगह हुआ है, पार्टली दूसरी जगह हुआ है। तो क्या ये इन्फ्लुएंस नहीं है इस सेक्शन से? जो 172 का क्लॉज 2 है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप अगर ज्यूरिसडिक्शन तय करोगे कि किसकी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, आप यहाँ पर भी जाओ यहाँ पर भी जाओ, बात ये की। लेकिन जब पार्टली वन और पार्टली अनदर की बात हो रही है तो सपोज करो एक्स नाम का ज्यूरिसडिक्शन है एक कोर्ट का और एक कोर्ट का वाई नाम का ज्यूरिसडिक्शन है, तो दोनों में से कोई भी कोर्ट सुन सकती है कि नहीं सुन सकती केस को। यहाँ पर भी जब एक एक्ट कहीं पर डन हुआ, जैसे मैंने बताया आपको कि चाकू कहीं पर मारा है और डेथ कहीं पर कॉज हुई है उसकी, तो एक एक्ट एक जगह हो गया और दूसरा कॉन्सिक्वेंस निकल गया उस चाकू के मारने से, रिजल्ट आ गया ना। तो वो भी XYZ और XY वाली बात हो सकती नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा हमें एक जो सेक्शन मेन इंपॉर्टेंट चीज देखी थी वो था इसका 180 जो है वो कहता है कि खुद ऑफेंस जो है किसी दूसरे ऑफेंस के साथ जब जुड़ जाता है तो वो भी ऑफेंस बन जाता है। मतलब वो तब तक ऑफेंस नहीं है जब तक वो एक्ट कमिट ना हो जाए। कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं?
का, लेकिन वो आप कर रहे हो जो षड्यंत्र कर रहे हो किसी चीज को लेकर, वो होगा तो कोई ऑफेंस ना आईपीसी से इंडल्ज। अरे चोरी करने का ही षड्यंत्र कर रहे हो तो चोरी अपने आप में ऑफेंस है कि नहीं है? तो वो अपने आप में कॉन्स्पिरेसी दूसरे से लिंक हो रही है ना। तो कह रहा है कि जब भी कोई चीज एक ऑफेंस, जब कोई एक्ट दूसरे एक्ट से लिंक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में भी ऑफेंस बन जाता है। तो जहां पर आप करते हो, देखो सपोज करो ये एक्स नाम की जुरिसडिक्शन है आपकी, जहां पर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, अबेटमेंट कर रहे हो, किसी को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो फोन करके कि भाई तुम्हारी तो तुम्हारे घर पे तो ऐसे ऐसे उसने ये किया था, या तुमने ये करवाया था, या तुमको ये गालियां दे रहा था, वो दे रहा था, तो आपने इसे प्रमोट किया, मतलब अवेट किया, इसको इन्वेस्टिगेट किया, और उस व्यक्ति ने एक्स नाम की जगह पे किया और वाई जगह पे क्या कर दिया, उसने कमिट कर दिया कोई ऑफेंस। तो ये भी इससे रिलेशन है कि नहीं इसका दोनों का आपस में? तो दोनों जो रिजेक्शन लग गए ना कोर्ट के, तो ये भी एक बात हो गई। फिर इसके अलावा मैंने आपको सेक्शन नंबर 181 बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे स्टार भी लगाया था। 180 और 181 दोनों ही आते क्वेश्चन जो आते हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 181 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ये सर्टेन ऑफेंसेस की बात करता है। क्या बताता है आपको? कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में, जैसे ठग के बारे में 410 410 है 310 ठग के बारे में बताता है, कुछ डेकोइटी के बारे में बताता है 395 में, डेकोइटी विद मर्डर 395 में, 396 में, इन कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के बारे में बताता है। अगर तुम कुछ ऐसे ऑफेंसेस जहां पर कस्टडी से भाग जाते हो, निकल के किसी की कस्टडी में थे, उस जुडिशियल या पुलिस कस्टडी से आप निकल के भाग गए हो, तो जहां पर आपने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, जैसे ठग डेकोइटी जो हुआ है वो, तो ये तो आपको कौन से इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो कह रहा है कि ऑफेंस जहां पर कमिट हुआ है, तो मतलब कॉज ऑफ एक्शन हमारा जो है, तो कॉज ऑफ एक्शन की बात कौन सा बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 177 करता है। कहता है ना वो कि लोकल जुरिसडिक्शन में कहीं पर ऑफेंस कमिट हो तो वही जुरिसडिक्शन बन जाएगा उसका। तो ये एक तो इससे कर रहा है, और दूसरा किससे कर रहा है? कह रहा है कि ऑफेंडर जहां पर मिला हो, ऑफेंडर इज फाउंड, जहां पर हमने ऑफेंडर को पाया हो, जैसे ठग हो गया, डेकोइट हो गए। अब ये थोड़ा ना कि जहां पे ऑफेंस कमिट करा हो वही ढूंढ सकते हो और दूसरी जगह पे कर नहीं सकते, ऐसा कर सकते हो जहां पर भी वो व्यक्ति मिलेगा वहीं आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, तो वहीं के उसी कोर्ट में ट्रायल भी उसका चलाया जा सकता है। ये बात समझ में आती है ना? यहाँ पर अलग अलग ऑफेंसेस बता रखे, मैंने आपको बताया था 81 के अंदर जो 181 है आपका सेक्शन, उसमें कुछ 4 चीजें जो है वो बहुत ही जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में बता रखा, और जो कॉन्सिक्वेंसेस बना के देगा तो इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में घुमा करके तब आपसे जुरिसडिक्शन पूछा जाएगा। जैसे पूछो 181 के ही सब सेक्शन 1 से ठग के बारे में, डेकोइट्स के बारे में, डेकोइटी विद मर्डर के बारे में, इनसे रिलेटेड पूछ लिया उससे, या आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में। देखो किडनैपिंग और अबडक्शन को लेकर के मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 178 का सब सेक्शन नंबर 3, याद हो तो आपको सभी को। वहां पर क्या कहता है कि ऑफेंस जो होता है वो कंटिन्यूइंग रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में और अबेटमेंट के बारे में। ये क्या होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति ने क्या किया, गाड़ी के अंदर, बस के अंदर बैठ गया, बस के अंदर वो टिकट लेके नहीं बैठा, तो उसने क्या कर दिया, कंटिन्यू ऑफेंस, जब तक वो बस के अंदर है तब तक क्या चलता रहेगा, वो ऑफेंस कंटिन्यू है। तो जहां पर उसको पकड़ लिया जाएगा, वही जब तक नहीं पकड़ा जा रहा कोई व्यक्ति तब तक कोई चोर कहलाता है क्या? ऐसी पकड़नी जब तो चोर कहलाएगा। तो वही वाली बात यहाँ पर है, मर्डर चाहे कितने कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक नहीं पकड़ा जाए कोई आदमी तब तक वो मर्डर न कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली वही बात कह रखी है कि 178 के सबसेक्शन नंबर 3 में जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है वो कुछ इन्फ्लुएंस किससे कर रहा है, इसके क्लॉज 2 से नहीं कर रहा है। वो तो है किडनैपिंग और अबडक्टिंग। किडनैपिंग और अबडक्टिंग के लिए 3 शब्दों का यूज किया है, कौन कौन से हैं? कन्वेड, कंसील्ड, और तीसरा शब्द क्या है? डिटेन करना। और इन चीजों के बारे में, कन्वेड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे क्या भाई? आप एक जगह से सपोज करो जयपुर से दिल्ली गाड़ी जा रही है, इसमें बस में बैठा के ले जा रहे हो बच्चे को, तो जितने भी जयपुर से लेकर के दिल्ली के जुरिसडिक्शन होंगे, जहां जहां की कोर्ट की जुरिसडिक्शन से टच कर रहे हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एकदम से जैसे करंट लगता है ना कोर्ट को, मतलब किसी आदमी को, तो जैसे खड़ा हो जाता है वो, ऐसे ही कोर्ट के जुरिसडिक्शन में जैसे
में पहुंचेगा ना तो उस टाइम वो कोर्ट भी खड़ा हो जाएगा। ऐसा ये केस मेरे अंडर में आता है। तो 50 के 50 कोर्ट बीच में पड़ते हैं एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के, तो 50 के 50 कोर्ट जो है उनका जुरिसडिक्शन बन जाता है। समझ में आ रही है ना? तो एक चीज ये थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक होता है रॉबरी, एक एक्सटॉर्शन और एक थेफ्ट। ये तीन अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब यहाँ पर कोई रॉबर है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो जहां पर ऑफेंस कमिट किया है मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, मतलब 177 की बात कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि वो उसे प्रॉपर्टी मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या था उसका, मूवेबल प्रॉपर्टी तो होती है। थेफ्ट करोगे, एक्सटॉर्शन करोगे या कोई और चीज करोगे तो उसकी जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाकर के कहीं पर भी बेचोगे या कहीं पर भी उसे छुपाओगे तो वो सारी की सारी जुरिसडिक्शन कोर्ट के अंदर ही कर देंगे। ये भी एक जुरिसडिक्शन हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टीज रिलेटेड है। आपको किसी ने मिसपास में कोई प्रॉपर्टी दी तो ये कहता है कि जहां पर प्रॉपर्टी मिली और जहां पर आपको देरी थी वो दोनों तो होंगे, और उसके अलावा उसने जहां पर उसको बेच दिया वो जुरिसडिक्शन भी उसके अंदर काउंट होगा। तो ऐसे जुरिसडिक्शन ये भी बता दिया। और इसने एक और चीज कही सबसेक्शन नंबर 5 में, वो कह दिया उसमें कह दिया कि अगर सपोज करो कोई स्टोलन प्रॉपर्टी किससे संबंधित है, किसी ऑफेंस से संबंधित है और वो ऑफेंस हुआ उसकी वजह से कोई स्टोलन प्रॉपर्टी निकली, तो अब सपोज करो वो कहीं पर भी घूम रही हो प्रॉपर्टी, आपको ये तो नहीं पता था कि ऑफेंस क्या हुआ, लेकिन ये पता था कि आपको संदेह इस बात का था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, स्टोलन है, चुराई गई है। तो जहां पर भी आपको मिलेगा वहां पर सबसेक्शन नंबर 5 में लागू होगा। क्लियर? ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं, डिटेल में चर्चा भी कर चुके हैं इनके ऊपर। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 82 में हमने पहले देख लिया था जहां पर ऑफेंस कमिट बाय द लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पर लेटर का मतलब मैंने आपको बताया था, लेटर जब भी डिस्पैच किया जाता है, देखो दो शब्द ही यहां पर कंक्लूजिंग करते हैं इसका, सेंड और रिसीव। मैं बता चुका हूं इसके बारे में। सेंड का मतलब आपको कोई फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है और उसने लेटर भेजा, लेटर से ही तो करेगा। दूसरा, आज के टाइम पे लेटर तो चलते नहीं, आज क्या चलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चलते हैं ना। तो जहां से मैसेज आपको सेंड किया जा रहा है और जहां पर आपने रिसीव किया है, तो वो दोनों जगह क्या हो जाएंगे, उसका जुरिसडिक्शन पार्ट बन जाएगा। तो कोर्ट वहां की क्या करेगी, उस केस को सुनेगी, है क्या नहीं? तो ये एक मेन की बात है, इस बात के बारे में भी आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो इसका सबसेक्शन नंबर 2 है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले। वो क्या कहता है, वो कहता है महिलाओं से संबंधित और पुरुषों से संबंधित जिनकी शादी हो चुकी है, मतलब मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात कर रहा है। ये कौन सी है, 494 और 495, मतलब बायगेमी की बात कर रहा है। एक तो बायगेमी और दूसरा अडल्ट्री नहीं है, दूसरा कि उसे छुपाता है शादी करने के बाद। अगर ऐसे कोई ऑफेंस होते हैं तो उसके लिए वाइफ को रिगार्डिंग तीन चीजें, तीन जुरिसडिक्शन की बात करी है और ये पूछा जा चुका है, पहले ध्यान रखना। इसमें मेंस का क्वेश्चन भी बन चुका है। ये क्या कह रहा है कि तीन जुरिसडिक्शन कौन से होंगे, तो कहता है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब शादी को लेकर के जहां पर उन्होंने सपोज करो बायगेमी मतलब शादी करी, एक तो वो हो गया उसका। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया था कल, एक तो ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां पर ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है। दूसरा है ऑफेंडर लास्ट रिसाइडेड विद फर्स्ट वाइफ, वाइफ के साथ जहां पर वो लास्ट बार रहा होगा, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पर, तीसरा है कि जहां पर महिला जो है, वाइफ जो है उसकी, वो परमानेंटली रहती हो गई, ऐसी कोई जगह हो। समझ बात? अगर कोई महिला जो है वो कहीं पर अगर रहती हो तो वो जगह भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब जैसे सपोज करो मैं बताता हूँ, भाई हस्बैंड ने क्या करा, किसी और महिला के साथ रहता है, जैसे आप 125 में भी पढ़ते हो ना क्लॉजेस में अलग अलग तरीके से, कि वो कहती है मैं तो इसके साथ नहीं रहती हूँ क्योंकि ये पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में, मैं तो नहीं रहती इसके साथ। वो उसे छोड़ करके कहाँ चली जाती है, अपने घर चली जाएगी, जिसको पियर कहते हैं। पर दो ही पक्ष होते हैं ना, पियर और ससुराल। अब वो पियर चली गई, तो ये कहता है कि जहां पर वो परमानेंटली रहती होगी तो ये महिलाओं के लिए अलग से सुविधा की गई है, इसलिए अमेंडमेंट से जोड़ा गया।
उन्होंने कहा कि जहां वो रहती होगी वहां पर जाकर के, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल की तरफ बताया था बीकानेर और जयपुर की, जयपुर उसका ससुराल है और वो चली गई बीकानेर, तो ये थोड़ा कि बीकानेर से फिर वो जयपुर आएगी अपना केस को लड़ने के लिए, ऐसे तो बेचारी पर परेशानी हो जाएगी। तो उसको एक और बेनिफिट दिया गया, कह रही है जहां की महिला है वहीं से ही केस कर दे, ठीक है। अब वो हस्बैंड जो है वो खुद आएगा वहां बीकानेर उस कोर्ट में, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था वॉयज और जर्नी के बारे में। वॉयज और जर्नी क्या होते हैं? वॉयज जो होता है वो पानी की यात्रा को बोलते हैं, जो नाव से जा रहे हो, कहीं से ट्रैवलिंग कर रहे हो, जर्नी है आपकी रोड की यात्रा। ये जर्नी और वॉयज जो है ये क्या पेन और ऑब्जेक्टिव पे नहीं लागू होते क्या? कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए लागू होते हैं। अरे जर्नी कर रहे हो आप किसी को लेके जा रहे हो, आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है किसी गाड़ी में, तो जहां जहां से वो गाड़ी जा रही है तो वहां सब जुरिसडिक्शन बैठेंगे नहीं बैठेंगे? वॉइस के साथ भी तो यही है सीधा। वॉइस में क्या होता है, अब कहीं ऐसा थोड़ा ना कि नाव जो है आप रोक के और फिर वहां पे ऑफेंस करो, ऐसा थोड़ा चलता है। नाव जहां जहां से जा रही होगी आपकी और वहां पर उस नाव के अंदर कोई ने चोरी करी है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, मर्डर कर दिया है, तो जहां जहां जिस जिस जुरिसडिक्शन से निकल के जाएगी वो सब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। ये बात भी क्लियर थी, इसके बारे में पढ़ लिया हमने। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर द ऑफेंस ट्रायल टुगेदर, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। इसके बारे में सीआरपीसी का जो सेक्शन है, कल तो संडे था कहां पढ़, मतलब फ्राइडे को पढ़ा। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर द ऑफेंस ट्रायल टुगेदर, ये कह रहा है कि ट्रायल, ये ट्रायल की बात कर रहा है कि जहां पर उनका कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस को लेकर के ट्रायल चल रहा है, पहली बात। और दूसरा कि अगर कोई ऑफेंस उसने किया है तो सपोज करो वो ज्वाइंट लोगों ने करा है, दो चार लोगों ने मिलकर किया है, या एक ही व्यक्ति ने चार पांच ऑफेंस अलग अलग जगह पे किए थे, ऐसा होता नहीं होता? अरे एक चोर 10 जगह चोरी कर रहा है तो 10 कोर्ट में जाएगा तो पागल हो जाएगा वैसे। तो उन सब का ट्रायल एक ही तो कोर्ट में करोगे? या उसने क्या करा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस करे, सेम काइंड ऑफ ऑफेंस नहीं किए, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस किए हैं लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में किए, होते कि नहीं होते ऐसे भी? तो 219 तो कहता है एक सेम काइंड के ऑफेंस उसने किए एक साल के अंदर 3 बार, या वो कहता है डिफरेंट काइंड के ऑफेंस किए अगर 220 ये कहता है। 221 कहता है कि डाउटफुल सिचुएशन होगी, पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा ऑफेंस किया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो जहां जहां करा होगा वो लोकल जुरिसडिक्शन लग जाएगा उसको। फिर हमने 223 के बारे में पढ़ा कि जहां पर 4-5 लोग मिलकर के कहीं पर एक जगह पर क्या करते हैं, ऑफेंस कमिट करते हैं, तो अब चारों के लिए अलग अलग चलाएंगे क्या? वो कह रहा है कि एक साथ चला दो सबका, तो कह रहा है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट चार्जेस बनाने पड़ेंगे ना, ज्वाइंट ट्रायल तो कभी चलेंगे। तो कह रहा है 223 के बारे में, चार्जेस के बारे में चैप्टर पढ़ते हो ना, चैप्टर नंबर 17, तो वही पढ़ते हो 223 के बारे में, लास्ट का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यही। हाँ सेकंड लास्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हो, इस सेक्शन में जॉइंट ट्रायल की बात कर रखी है कि व्यक्तियों का जो 4-5 लोग आपस साथ में मिलकर के कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो उनका क्या ट्रायल एक साथ एक कोर्ट में चलाया जा सकता है, तो कह रहा है बिल्कुल चलाया जा सकता है, वो भी इसके अंदर क्लियर है चीज। नीचे नीचे लिखा हुआ है कि ऑफेंसेस में बी इंक्वायर्ड इनटू ट्रायल बाय एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू ट्रायल एनी ऑफ द ऑफेंसेस, तो कोई भी ऑफेंस उसके द्वारा किया गया होगा, लेकिन वो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट का होना जरूरी है। कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी तभी तो सुन पाएगी ना, कोई कोर्ट को ना सुनेगी। मेन बात अब यहाँ पर आती है 185 की। 185 जो सेक्शन है आपका, सेक्शन नंबर 185 जो है वो क्या कहता है, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन अ डिफरेंट सेशन डिवीजन। एक मिनट होल्ड करो।
बी ट्राइड, कि कौन सा किसको पावर होगी इस बात के लिए कि केसेस को ट्राई करने की भेज दे अलग अलग सेशन में। वो कहता है कि यहाँ की जगह यहाँ पर चले जाओ, केसेस को ट्रांसफर करवाने की बात कर रहा है। तो क्या कहता है कि सीआरपीसी के इस चैप्टर के प्रोविजन में कहीं पर भी कुछ दे रखा हो तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन ही बन गया ना इनका। सबका जनरल तो इसमें पहले ही बता दी सब बातें, पूरी रामायण गाने के बाद कहता है कि नहीं अब मैं बताऊंगा कि रावण कैसे मरेगा। तो अब देखो ये क्या कहता है, तो ये कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कोई भी बात दे रखी हो उसका कोई भी प्रभाव इस सेक्शन पर नहीं पड़ेगा। मतलब सुप्रीम क्लॉज बन गया अपने आप में, इस चैप्टर का ही सुप्रीम क्लॉज बन गया। तो ये क्या कह रहा है इस केस में, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है इस केस में, किसी भी केस को, क्लासेस ऑफ केस को क्या कर सकती है, कमिटल फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए भेज सकती है। इन एनी डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रायल इन सेशन डिवीजन, सेशन डिवीजन में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट की सेशन डिवीजन हो सकती है। ये बात कौन सा सेक्शन कहता है बताओ? 9 7 सेक्शन नंबर 7 कहता है इसके रिगार्डिंग। आशा जी आप तो क्लास में हो, कैसे चलो चलिए, और कम से कम 1-2 तो कैमरा ऑन करके रखो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। हमने ये चीज देखी, हाँ आपका कैमरा ऑन मैंने देख लिया अकबर जी। आगे देखिए यहाँ पर ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, देखो यहाँ पर ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और पावर भी कैसे मिली है इसको, सुप्रीम क्लॉजेस की रिगार्डिंग मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक स्टेट की रिगार्डिंग आता है ना कि किसी सेंटर, क्योंकि डिवीजन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, इसलिए सेशन डिवीजन। अब देखो लेकिन इसमें क्या कहा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसका जो प्रोवाइजो है ना ये इसको ही हिला के कर रहा है। मतलब ये सुप्रीम क्लॉज तो बना दिया इतना बड़ा, लेकिन उसको भी दबा दिया इसने। इतनी बात कह के प्रोवाइजो के अंदर उसका एक्सेप्शन डाल दिया। और क्या कहता है इसके रिगार्डिंग, कहता है ये जो नॉन रिपग्नेंट लिखा हुआ है ना इसको अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और जो लिखा हुआ है प्रीवियसली उसको अंडरलाइन कीजिए और नंबर 1 डालिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2, और नंबर 3 डालिए अंडर दिस कोर्ट, और नंबर 4 डालिए एनी अदर लॉ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सीआरपीसी में कोई भी बात दे रखी हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर मेंशन है ना कोई बात, पहले बता रखा हो जुरिसडिक्शन कहां तय करना है, किस कोर्ट में जाना है, तब तो वही बात मानी जाएगी। कहता है सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई पहले से ही डायरेक्शन दे दिए हो, प्रीवियसली इशूड कर दिए हो, तो फिर वो बात मानी जाएगी। हाई कोर्ट ने अगर प्रीवियसली इशूड कर दिए हो कोई डायरेक्शन, वो बात मानी जाएगी। या किसी अन्य लॉ में कोई बात तय रखी है पहले से ही, तो फिर वो बात मानी जाएगी। अब सपोज करो कि कोई भी बात इनके अंदर नहीं लिखी होती, तब तो स्टेट गवर्नमेंट जो कहती वही मानना पड़ता, नहीं मानना पड़ता, वही सुप्रीम हो जाती। लेकिन पहले से ही सारी चीजें व्यवस्थाएं बना रखी है कि नहीं, सीआरपीसी में देता रखे सारे जुरिसडिक्शन, अदर लॉज सुप्रीम कोर्ट भी अपनी अपनी तरफ से गाइडलाइन देता रहता है। तो फिर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट फिर उस केस में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब पहले तो सुप्रीम बना दिया और फिर पहले राजा बना करके उसे धरती पे लिटा दिया। देखो कमाल, ये तो करा इसने अभी। तो ये काम के कोर्ट को जो जुरिसडिक्शन दिया जाता है, कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो कोई अदर लॉ हो, वो यही तो काम करेगा। वो कह रहा है कि प्रीवियसली अगर इन्होंने इशू कर दिया है तब तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो कुछ काम की नहीं रहेगी। लेकिन अगर नहीं किया है तब कर सकता। बात क्लियर? चलिए 186 देखिए, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केसेस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर द इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। अब देखो पहले तो उसने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर कहीं पर डाउट की सिचुएशन फिर भी अराइज हो जाती है तो फिर क्या हाई कोर्ट कुछ कर सकता है क्या ऐसे केसेस में? तो कह रहा है कि भाई साहब ऐसा तो लड़ाई झगड़े पे चलते ही रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसमें डिस्प्यूट अराइज हुआ है, कौन सा जुरिसडिक्शन किस कोर्ट का आता है। तो कह रहा है हाई कोर्ट फिर उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकता है ऐसे केस में। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा अगर कोर्ट है और वो क्या कर रहे हैं, एक ही ऑफेंस को लेकर के कॉग्निजेंस ले रहे हैं। देखा ना हमने, डिस्प्यूट तो अराइज हो रहे थे, एक ही ऑफेंस हुआ था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि किसकी जुरिसडिक्शन में हुआ, नहीं चल रहा था। तो फिर ऐसे केस में अगर सेम कोर्ट के द्वारा अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा सेम ऑफेंस को लेकर के कॉग्निजेंस ले लिया, तो कह रहा है कि क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि भाई साहब कौन सा कोर्ट
कौन से सेक्शन है वो 22, 23 या 24 ऐसा कुछ सेक्शन है, मुझे इतना ही याद है। If the court are subordinate to the same high court, सेम हाई कोर्ट के अंदर ही वो सबऑर्डिनेट है ना, मतलब एक ही जुरिसडिक्शन में आते हो। सपोज करो ये रेस कर दूं क्या सारा का सारा बेटा, देखो इसे समझ लो कैसे क्या कहना चाह रहा है। देखो ये आपका पूरा का पूरा स्टेट है। इस स्टेट के अंदर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट ही तो होता है। तो अब इस स्टेट के अंदर क्या है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इन सबके बॉर्डर लगते हैं इस जगह पर, इस एरिया में इन सबके बॉर्डर लगते हैं। ऑफेंस हुआ है मर्डर, हो गया क्लियर हो गया। ये सारे के सारे सपोज करो सेशन डिवीजन सेशन कोर्ट ही है, सारे सेशन, ठीक है। लेकिन अलग अलग सेशन कोर्ट होंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो होंगे, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 4 सेशन कोर्ट तो ना हो सकते। तो फिर अब यहाँ पर मर्डर हुआ है तो ये कहता है कि मेरे में आएगा, ये कह रहा मेरे में सेम ऑफेंस है कि नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट क्या कहता है, इस कंडीशन को समझो, ये कह रहा है कि सेम हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में ही आते होंगे सारे के सारे कोर्ट, तब तो कौन सी बात अप्लाई होगी, सेक्शन 186 के एक क्लॉज अप्लाई होगा वहां पर, वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। मतलब अभी ये हाई कोर्ट राजस्थान का, ये सपोज करो तो राजस्थान का हाई कोर्ट डिसाइड करेगा इस मैटर को। अब एक और चीज देखो, अब यहीं पर दूसरा स्टेट का बॉर्डर आउट करता है, कौन सा बॉर्डर उठ गया, ये अपना राजस्थान है और ये है अपना हरियाणा, बढ़िया बॉर्डर। अब ये जो जगह है ये एक सेशन कोर्ट में आती है, और ये जो जगह है ये बीच का हिस्सा ये इस सेशन कोर्ट के बीच में भी आती है। अब इनमें डिस्प्यूट राइज हो गया, 2 स्टेट का मामला हो गया ना, अरे इसमें भी हो गया इसमें भी हो गया। अब यहाँ पर हरियाणा का हाई कोर्ट, हरियाणा में कोई हाई कोर्ट है क्या, चंडीगढ़ हाई कोर्ट लगता है कि नहीं लगता, तो वहां पर ये लग गया। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में डिस्प्यूट अवेल हो गया, तो फिर ऐसे केस में कौन से मैटर को कौन सुनेगा, तो अब इसको सुनो। अब तो हाई कोर्ट में डिस्प्यूट अवेल हो गया ना, कि हाई कोर्ट कौन सा सुन, पहले तो ये पता चल कि हाई कोर्ट कौन सा सुनेगा ऐसे मैटर को। तो अब देखो ये बी क्लॉज यहाँ पर अप्लाई होगा, कौन सा क्लॉज होगा, इसके लिए बी क्लॉज अप्लाई होगा। कह रहा है इफ द कोर्ट्स are not subordinate to the same high court, same high court के subordinate नहीं है, ये इस कोर्ट का है और ये इस हाई कोर्ट का है, हरियाणा के हाई कोर्ट का, दोनों अलग अलग है। क्या कह रहा है, by the high court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceeding were first commenced। समझ में आई बात, ये कह रहा है जिसने भी पहली बार प्रक्रिया को इस्तेमाल करा, मतलब जहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई हो पहले, या जहां पर कॉग्निजेंस पहले ले लिया गया हो, जिस कोर्ट ने ले लिया हो, सपोज करो ये हरियाणा की कोर्ट ने पहले ले लिया कॉग्निजेंस, तो फिर कह रहा है कि हरियाणा का हाई कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि केस सुना किसके द्वारा जाएगा। और ये कह रहा है कि अगर सपोज करो पहले इसने सुन लिया राजस्थान के हाई कोर्ट ने, राजस्थान की किसी कोर्ट ने सुन लिया उसको, तो फिर राजस्थान का हाई कोर्ट ये तय करेगा कि इस केस को कौन सुनेगा। ये बात, ये एक मेन बात है इसमें। ये क्वेश्चन आपसे कुछ भी तरीके से घुमा करके पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। किसी को भी दे सकता है ना, ये तो हाई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, मैंने इस पर की बात, ये तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसको देना चाहता है, वो उसको बताएगा कि कौन सी जगह जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के उसके पास तो है ये पावर। पढ़ते नहीं होंगे आप ये स्पेशल और जनरल ऑर्डर देता है सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 9 पढ़ा है ना, सेक्शन 13 पढ़ा है लोकल जुरिसडिक्शन, उस तरीके से जाएगा। आगे देखिए, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, thereupon all the proceeding in respect of that offense shall be discontinued। कह रहा है आगे ये कह रहा है कि जितने भी और प्रोसीडिंग अगर सपोज करो किसी और कोर्ट में चल रही होगी, वो सारी की सारी डिसकंटिन्यूड क्लास के टाइम पे हो जाएगी, जब तक कि हाई कोर्ट इस मैटर को डिटरमाइन ना कर दे कि कौन सा केस किसके द्वारा सुना जाएगा। क्यों करा जा रहा है ये काम, क्योंकि फिर बाद में पता चला कि कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर दे दिया कि ये कोर्ट नहीं सुनेगा, और उसकी मेहनत तो बेकार चली जाएगी ना ऐसे केस में। तो फिर ऐसे केस में वो कह रहा है कि पहले ये चीज तय हो जाए कि हाई कोर्ट कौन सा सुन रहा है और किस कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट तय करेगा कि कौन जुरिसडिक्शन में कोर्ट सुन रहा है, मतलब सेशन कोर्ट की बात कर रहा है, तो पहले उसको तय करवाएगा फिर जाकर के ये आगे कह रहा है
187 स्टार लगा लीजिए, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। हर बात बढ़ाने के बाद भी ये कहता है कि जब कुछ नहीं होगा ना तब मैं होऊंगा, ये वो वाली बात करता है। देखो क्या कहता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या कर रखा है इसने, इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, 177 से लेकर के 186 तक की प्रोविजन को समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहता है, पावर टू इशू अ समन और वारंट ऑफ ऑफेंस कमिट बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन। हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी कोर्ट के लोकल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत कोई बात आती होगी तो वो कोर्ट ही मैटर करेगा, उसे वही सुनेगा, ट्रायल इंक्वायरी वही करेगा, तो समन और वारंट करने का इशू किसके पास होगा, उसी के पास होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि उसके लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर है और उसे पता है ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसके लोकल जुरिसडिक्शन के बाहर हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो उसी के जुरिसडिक्शन में रहता है। अब उसे ये संदेह है कि भाई साहब ये मैटर, सब्जेक्ट मैटर जो है वो मेरे अंदर आता ही नहीं। जो ऑफेंस उसने कमिट किया है तो मैं उसको समन और इशू करूं कैसे, वारंट। तो कह रहा है कि मेरे सब्जेक्ट मैटर के अंदर तो आता ही नहीं है, फिर मैं इसे सुनूं कैसे। समझ बात, सब्जेक्ट मैटर उसका सिविल से रिलेटेड था, सब्जेक्ट मैटर उसका क्रिमिनल से रिलेटेड था, और निकल गया कोर्ट का रेवेन्यू का, और रेवेन्यू तो ही नहीं, तो सुनेगा कैसे उसे। सभी तो होता है नहीं होता। या कोई ऐसा कोई अपराध हुआ है कि जिसके बारे में हमें भी नहीं पता अब तक, ऐसा कुछ आया नहीं अब तक, तो फिर ऐसे केस में क्या करें। देखिए कह रहा है कि वेन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अंडरलाइन कीजिए, ये जुरिसडिक्शन फर्स्ट क्लास के लिए ही बताया है, स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो नीचे वाले कोर्ट होते हैं ना, वो ही इन चीजों को मैटर को डील करते हैं सबसे पहले। उनको ये लगता है ना कि भाई हमारे अंडर आता नहीं आता, फिर उसके ऊपर भेजते हैं ना वो। तो ये क्या कहता है कि जहां पर रीजन टू बिलीव, उसको ये प्रतीत होता है, विश्वास होता है that any person within his local jurisdiction, वो व्यक्ति जो है उसके ही लोकल जुरिसडिक्शन में है, has committed outside such jurisdiction, लेकिन उसने जो ऑफेंस कमिट किया है कहाँ किया है, जुरिसडिक्शन के बाहर किया है। और वो जुरिसडिक्शन का बाहर का मतलब बता रखा है इसने कि वेदर विद इन इंडिया और विदाउट इंडिया। वेदर विद इन इंडिया का मतलब क्या है कि सपोज करो वो व्यक्ति तो जयपुर का है, मतलब मजिस्ट्रेट जो है वो तो है जयपुर का, लेकिन उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं किया, बस व्यक्ति रह रहा है यहाँ पर, और उसने ऑफेंस जो कमिट किया है वो कहाँ किया है, बाहर। बाहर का मतलब विद इन इंडिया का मतलब इंडिया में किया है, लेकिन उसके जयपुर की जुरिसडिक्शन से बाहर किया है, पहली बात। और आउटसाइड इंडिया का मतलब इंडिया के जुरिसडिक्शन के बाहर, तो या तो फॉरेन है वो, या ऐसे सीआरपीसी जहां पर अप्लाई नहीं होती, वही तो जुरिसडिक्शन में ना ये। तो क्या कह रहा है ये, एन ऑफेंस व्हिच कैन नॉट, कह रहा है कि ऐसा जो ऑफेंस उसके द्वारा कमिट किया है वो 177 से लेकर के 185 के अंतर्गत आता ही नहीं है। इसका मतलब ना तो वो चोरी है, ना किडनैपिंग है, ना कुछ किया उसने, रॉबरी होती तो पता तो चलता ना। उसको लग गया कि भाई साहब ये तो किसी भी तरीके से मेरे हाथ में नहीं आ रहा, यही तो मतलब है इसका। इसमें तो वाइड एरिया ले लिया ना, पूरा जुरिसडिक्शन। जहां पर आपने 177 से अगर चालू करो तो कहता है कि ऑफेंस वाज कमिटेड विद इन टेरिटरी, विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन, वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे केस में क्या रहा है, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग कोर्स, किसी अन्य लॉ के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं दे रखी। तो कह रहा है कि which cannot be inquired or into tried within such jurisdiction, तो कह रहा है कि मैं उसका ना तो ट्रायल और इंक्वायरी कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे केस में, तो फिर करूं क्या। तो कह रहा है बट अंडर सम लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स ट्रायबल इन इंडिया, लेकिन कोई अन्य लॉ ऐसा भी है, कुछ सर्टेन लॉज ऐसे हैं जो उसी से डील करने के लिए कहते हैं और जो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, तो उनके अंदर वो व्यक्ति फिट होता है। जैसे कि टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट के लिए है ना कोटा, कोर्ट मार्शल, उनके अंतर्गत आता हो। ऐसे भी तो होते हैं ना, अदर जुरिसडिक्शन पड़ गया ना, उसके तो बाहर चला गया वो चीज। तो फिर कह रहा है कि ऐसे केस में मैं क्या करूं। तो कह रहा है सच मजिस्ट्रेट में इंक्वायर ऑफेंस इफ इट हैज बीन कमिटेड विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन कंपेल सच इन मैनर हियरिंग बिफोर प्रोवाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम। तो ये कह रहा है कि ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास का,
करेगा, फिर उसको ऐसा ही समझ के चलेगा जैसे उसी की लोकल जुरिसडिक्शन में उसने काम किया। ऐसी बात कहाँ लिखी हुई थी पहले, बताओ? पढ़ी थी ना ऐसी बात हमने पहले भी? कहाँ पढ़ी थी? मैंने बहुत बार बताई थी, मैंने कहा आगे भी आएगा, लेकिन आपने पीछे का भूल गए। बताओ मलय जी, आशा जी, आपने तो पढ़ा हुआ है, बताओ। सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा था हमने इसके बारे में, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, गुड कीपिंग पीस के बारे में भूल गए? वहां पर लिखा हुआ था कि अगर वो ऐसा कोई चीज करता है जो उसको प्रतीत होता है कि उसके अंदर तो व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर जुरिसडिक्शन में उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, इसका मतलब क्या था कि वो बाहर कहीं कर रहा है ऑफेंस कमिट। लिखा था कि नहीं लिखा था, याद है? 107 में लिखा हुआ था ऐसी चीज, एक और जगह 109 में भी शायद दे रखी, 1098 में भी ऐसा कुछ दे रखा था कि जहां पर वो इन पर्सन तो उसके जुरिसडिक्शन में आता है, लेकिन ऑफेंस उसने बाहर कमिट किया। जैसे कि 108 में दे रखा था सीरियस मैटर के रिगार्डिंग, ठीक है? तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं। तो फिर ऐसे केस में कह रहा है कि वहां पर तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा था एक्शन, यहाँ पर इस मजिस्ट्रेट को भी ये पावर दे दी है। तो कह रहा है कि जब तुम्हारे किसी भी जुरिसडिक्शन में नहीं आया ना, फिर भी तुम्हारे पास ये पावर होगी कि तुम उसका क्या करोगे, may inquire into an offense if it has been committed within such local jurisdiction or compel such person in appear before him। अपने पास अपने बाध्य कर सकते हैं। और कंपेल कब करते हैं? कंपेल के लिए चैप्टर स्पेसिफिक है कि नहीं है? चैप्टर नंबर 6 अपीयरेंस के लिए तो पूछ रहा हूँ, कंपेयर टू अपीयरेंस। सामान्य वारंट यही तो होते हैं, प्रोक्लेमेशन यही तो करवाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बुलवा लेगा वहां पर। आगे देखिए और क्या करेगा, इफ सच ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ। लग रहा है कि भैया ये तो ना तो डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट ही नहीं किया, उसने पनिशेबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा ऐसे केस में? वेरिएबल ऑफेंस माना जाता है ना फिर तो कह रहा है फिर उसे बेल पर छोड़ देगा अगर वो बेल देने के लिए तैयार हो जाता है और बॉन्ड बढ़वा लेगा उससे। बताओ समझ में आ गया? आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर सपोज करो ये बहुत सारे मजिस्ट्रेट हैं, मोर देन वो मजिस्ट्रेट देन वन, और उनके जुरिसडिक्शन में आता हुआ ऐसा कोई केस, और एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट सेटिस्फाइड हिमसेल्फ एज टू द मजिस्ट्रेट और बिफोर सच पर्सन सेंड और बाउंड टू अपीयर केस शैल रिपोर्टेड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब कह रहा है कि 186 की बात कर रहा है, नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो 2 से ज्यादा मजिस्ट्रेट है वहां पर, उनको लग रहा है कि ना तो मेरे जुरिसडिक्शन में ना इसके जुरिसडिक्शन में, फिर भी उस पे करना चाहते हैं वो केस तो किया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि हम दोनों मजिस्ट्रेट में से केस को सुने कौन। तो फिर ये क्या कह रहा है कि उस केस में उसको किसको भेज देंगे, वो हाई कोर्ट को भेज देंगे, रेफर कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि उसका लोकल जुरिसडिक्शन भी तो नहीं पता चला ना हमें, ना तो 177 से लेकर के 186 में तो कोई नहीं, 185 तक तो आई नहीं ना वो। तो फिर ऐसे केस में वो जुरिसडिक्शन कहीं पर भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो कह रहा है फिर भी उसे हाई कोर्ट के पास ही रिपोर्ट करेंगे, फिर हाई कोर्ट तय करेगी इस व्यक्ति के साथ क्या करना है, कौन सा मजिस्ट्रेट इसे सुने। क्लियर ये चीज? आगे देखिए 188 ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जब कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? अब ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आईपीसी के सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 जो है टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बताते हैं, वहीं से ये इन्फ्लुएंस है सेक्शन। और ये क्या कहता है कि जब जुरिसडिक्शन की बात आए तो फिर आप कैसे लगाओ कि कोई व्यक्ति जब बाहर इंडिया के बाहर जुरिसडिक्शन को अप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या करोगे आप? तो कह रहा है कि वो व्यक्ति चाहे इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट करे और वो फॉरेन का होता है, फॉरेन का ही अगर कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर क्या हमारी आईपीसी सीआरपीसी अप्लाई होगी क्या? नहीं होगी ना। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसको सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का, या अगर वो व्यक्ति बाहर का है और उसने हमारी जमीन पर आकर के मतलब इंडिया के अंदर कहीं पर भी ऑफेंस कमिट कर दिया तो भी ट्रायल चल जाएगा ना? नहीं चलेगा। और अगर इंडिया में नहीं किया लेकिन हमारे जो रजिस्टर्ड शिप है, क्राफ्ट है, उन पे कर दिया तो भी ऐसा माना जाएगा कि वो हमारी प्रॉपर्टी टेरिटरी में कर रहा है, तो फिर हमारे यहाँ अप्लाई हो जाएगा उसके। लेकिन मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैंने आपको रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स पढ़ाए थे,
105 में बताया, आगे भी सेक्शंस में बताया, सिक्योरिटी और इनमें भी बताया। तो वो वहां पर मतलब एक्स्ट्राडिशन की बात होती है ना, इंडिया के बाहर जब ऐसा कुछ कर रहे हो आप, तो फिर आपको सबूत चाहिए ना, तो फिर कहता है उस केस में 189 अप्लाई होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर सपोज करो व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर कहीं पर भी मिल जाता है, तो फिर उसका ऑफेंस, उसको ट्रायल ऐसी तरीके से किया जाएगा जिस जुरिडिक्शन को मिला है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर तब तक कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं मिल जाएगी, क्योंकि मैटर इससे रिलेटेड हो गया, दो कंट्रीज के बीच का हो गया ना, इसलिए लिखा हुआ है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर की जो प्रीसीडिंग सेक्शन है, प्रीसीडिंग सेक्शन का मतलब 177 से लेकर के 188 तक के सेक्शन, मतलब 187 तक के सेक्शंस को अप्लाई नहीं करेगा, वहां पर उनको प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। क्लियर है बात? 189 कहता है सबूतों की बात, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो हमें सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबूत कैसे लेंगे हम उनसे? हम अपना कमीशन इशू करके भेजते हैं, तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट पड़ेगा ना। 284 कहता है कमीशन इशू करके भेजो, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी व्यवस्था बना के देगी और वहां से सबूतों को मंगा करके हमारे यहाँ का कोर्ट उसको ट्रायल करेगा और अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वो क्या करेगा, कमीशन इशू करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये चीज पढ़ चुके हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये सेक्शन जो है 189 किसके रेफरेंस में है? 188 के में है। 188 में तो फॉरेन कंट्री में हो रहा है ना कोई ऑफेंस, इंडिया का सिटीजन जो कर रहा है, तो उसी के रेफरेंस में कह रहा है, तो सबूत चाहिए ना। तो सबूत कैसे लेंगे? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से। तो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अगर लगता है तो वो क्या करेगी, कॉपी जो है उसकी प्रोड्यूस करवाएगी, हमारे जुडिशियल ऑफिसर को, टेरिटरीज को भेजेगी और फिर उसके बाद उनको वो अकॉर्डिंग टू जुरिसडिक्शन सुनेंगे और उस एविडेंस। अब इसमें तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कमांड करना है आपको इसके ऊपर, क्योंकि इसमें से मेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्री में तो छोटे मोटे आ जाएंगे आपसे पूछने के लिए, लेकिन मेंस का बहुत अच्छा इसमें से स्कोर आता है। क्या कहता है? कंडीशंस रिक्विजिट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। अब प्रोसीडिंग की हमें क्या करना है? इनिशिएशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंडीशंस अप्लाई करनी होती है, उसकी कंडीशंस कुछ पालन करनी पड़ती है, तभी जाकर के आप क्या करते हो, उसकी कार्यवाही स्टार्ट करते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन मिलेंगे आपको, जैसे सपोज करो आपको किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ही केस करना है, जो कॉग्निजेंस ले सकता है कि कोर्ट नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसको अप्रूवल चाहिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए लिखा हुआ है कंडीशन रिक्विजिट। कंडीशन रिक्विजिट का मतलब पहले तुम्हें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर के उसके ऊपर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हो, मतलब चालू करोगे। तो उसके लिए भी इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें बताई हुई हैं आपको, जैसे कि 190 सेक्शन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा कब कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो ये कहता है 3 ही कंडीशन होंगे उसकी। तो क्या कहता है उसके लिए? कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपको अगर कोई तरीके की, देखो इसे समझो, इसको समझने के लिए इस चैप्टर के प्रोविजंस को समझना पड़ेगा। क्या कहता है? ये जो कंडीशन रिक्विजिट की बात कर रहा है ना आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कंडीशन रिक्विजिट क्या है? इसने कंडीशन जो रिक्विजिट की बात कर रहा है, इस कंडीशन रिक्विजिट को ही बता रखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ये तो कंडीशन हुई ना इसकी। तो ये क्या कहता है प्रोविजंस के लिए? कहता है साहब FR मतलब फाइनल रिपोर्ट, या अपन क्या कहते हैं उसे, पुलिस रिपोर्ट, जो कि आपको कहां बता रखी है? सेक्शन नंबर 2R में बता रखी है और 173 के 2 में बता रखी है। पढ़ा था ये, पढ़ा था। ये कह रहा है। दूसरे पहला इसका जो है वो कंप्लेंट की बात करता है, इसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन 200 पढ़ने के लिए मिलता है, और मैंने बताया था 156 का क्लॉज भी पढ़ने को मिलता है कि जहां पर
चीज है, इसके ऊपर FIR करवाने की जरूरत नहीं है, इसमें कंप्लेंट के तौर पर ले लेता हूँ। तो उसने क्या कर दिया, 156 की क्लॉज 3 की एप्लीकेशन को क्या बना दिया, 200 के अंदर ले लिया। नहीं तो अगर ये मजिस्ट्रेट ही चाहता तो इसे क्या करता, 154 के अंदर ले जाता। तो वही तो पावर थी ना इसके पास। अरे हाँ क्या ना, ऐसा था ना। फिर हमने देखा कि अदर इंफॉर्मेशन की बात करता, लेकिन क्या कहता है, अदर देन पुलिस, या इसकी नॉलेज में आया हो। नॉलेज में कब आता है, सेक्शन नंबर 144 पता है, अरे 144 नहीं 44, अरेस्ट बाय द मैजिस्ट्रेट, भूल गए? अरे पेपर मुझे ही देना है, आप भी दोगे। तो अरेस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को, जब उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट हुआ हो, ऐसा ही तो है। तो ऑफेंस जब उसके सामने हो रहा है तो क्या मतलब हुआ, उसका नॉलेज ही तो ही, नॉलेज हुई ना। लेकिन ये जो है एक सेकेंडरी पार्ट माना जाता है, क्या माना जाता है, सेकेंडरी पार्ट, मतलब ये इतना वैल्यूएबल सिक्योर प्रोविजन नहीं माना जाता सबसेक्शन नंबर 3। इसी सबसेक्शन नंबर 3 के रिगार्डिंग ये क्या लिखा है यहाँ पर, सेक्शन नंबर 91 का यूज किया। क्या किया, सेक्शन नंबर 91 का कह रहा है कि हमें मजिस्ट्रेट के ऊपर फेथ ही नहीं है, क्योंकि अगर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, इसका मतलब बहुत लोग मीडिया वाले क्या कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ये खबर तुम्हें कहां से मिली, तो कहते हैं वो सूत्रों से मिली, लेकिन ये नहीं बताते वो सूत्र है कौन से। तो मजिस्ट्रेट भी यही काम करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। मजिस्ट्रेट कहता है कि मुझे अगर इंफॉर्मेशन, मतलब मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है इसलिए मैंने इसमें कॉन्फिडेंस लिया है। तो कहीं पता चले कि मजिस्ट्रेट कोई अपने ही कुछ काम करने के लिए कुछ कर रहा हो, मतलब उसका कोई रिलेटिव पे कोई ऑफेंस केस करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। अरे केस कर रहे हैं ना किसी पे, तो ट्रायल चलाओगे तो अपने रिलेटिव पे थोड़ा चलाते कोई। तो ये कहना चाह रहा है कि अदर इंफॉर्मेशन सपोज करो किसी व्यक्ति के खिलाफ मिली उसे, वो कहता है कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करता है या इसने किया है, और चाहे किया ही नहीं हो लेकिन चार्ज तो लगा रहा है ना, वो कॉग्निजेंस लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, बायसनेस हो सकता है कभी। तो उसके चक्कर में ये क्या लिया है उसके लिए, सेक्शन नंबर 199 लिया है। तो ये क्या करता है, इसको कम करने की बात करता है और इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की बात करता है। लेकिन FR से आई है तो इसका मतलब पूरी पूरी प्रोसीडिंग हो गया ये, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और दूसरा, ये कंप्लेंट जो है वो खुद व्यक्ति आया है, मजिस्ट्रेट तो नहीं कह रहा उसके पास, तो ये भी अपने आप में मानी जाती है कि सही है। तो ये जो दो चीज तो वैलिड मानी जाती है, लेकिन इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं होती है, इसलिए इसके लिए क्या बनाया उन्होंने, अलग से प्रोविजन बनाया सेक्शन नंबर 191। ये बात क्लियर है क्या? लेकिन हमें पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो प्रोविजन है उनको ध्यान रखना है। तो क्या कहता है उसके लिए, 199 से लेकर के 195 से लेकर के 199 के सेक्शंस को याद रखो, उनको याद करने के लिए कहता है। कह रहा है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, जो आपको बताना ना कंडीशन रिक्विजिट, वो इन्हीं प्रोविजन की बात है। कहता है कि अगर आपको किसी कोर्ट के खिलाफ कोई कॉग्निजेंस लेना है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेंस लेना है, पब्लिक सर्वेंट है वो व्यक्ति, कोई जज है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, या कोई और व्यक्ति जो है, मतलब कोर्ट का ही कंटेम्प्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कोर्ट ही केस करना चाहती है किसी व्यक्ति के ऊपर, कंटेम्प्ट के लिए खुद तो ना केस करेगी, खुद तो ना लेगी उस केस को, खुद लेगी तो बायसनेस हो सकती कि नहीं हो सकती, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो खराब हो जाएगा। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, उसके लिए कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि अडल्ट्री का केस हुआ, कहां पर बता रखी अडल्ट्री, बताओ बताओ। 255 454 454 में कहा कि कौन सी अडल्ट्री बता रखी, वो तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताता है, मॉडेस्टी की।
अरे वो तो 354 है, 454 भी नहीं। मैं भी पागल हो गया। चलो आ जाएगा, आगे प्रोविजन पढ़ोगे ना, तो आप 198 उसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ने को मिलेगा 497 और 498 मिलेगा। तो वहां पर ये कहता है कि अगर सपोज करो कोई अडल्ट्री का केस किसी महिला के ऊपर करना चाहता है तो हस्बैंड के अलावा कोई और कर सकता है कि केस ऐसा? तो कहता है कि हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी वहां। जैसे बाइगेमी का केस है, तो बाइगेमी में महिला के अलावा कोई और करना चाहता है तो कर देगा क्या? उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बिहाफ पर कोई कर सकता है, जैसे क्रुएल्टी का हुआ है। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं तो वहां पर कंसेंट लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो जो अप्रूवल ली जा रही है वही तो कंडीशन रिक्विजिट है कि नहीं? तो इन चीजों की बात करता है, ठीक है। अब देखिए FRR फाइनल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग देख लो एक बार इस सेक्शन को क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और क्या कह रहा है सेकंड क्लास। लेकिन सेकंड क्लास के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या बात बताइए, इसको आपको जानना है। सेकंड क्लास के लिए इसने लिखा है स्पेशली एम्पावर्ड। ये कभी भी जनरल रूल नहीं है। स्पेशली एम्पावर्ड का मतलब हमारे तो होता ही नहीं है राजस्थान में। तो स्पेशली एम्पावर्ड का मतलब जहां पर अगर है तो सीजीएम ने पावर दे रखी हो, और कहता है अंडर सबसेक्शन नंबर 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा चुका है पहले कि क्या कॉग्निजेंस की जनरल पावर होती है क्या किसी मजिस्ट्रेट की सेकंड क्लास के पास? तो नहीं होती। अगर वहां लिखा था स्पेशली एम्पावर्ड टू सीजीएम तब जाकर के वो पावर आती, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब 3 तो आपके ये होते हैं। इसके ऊपर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेकर के ऊपर की रैंक का तो कोई भी कर सकता। लेकिन यहाँ पर जब इसके बारे में पढ़ते हो तो ये 2 चीज और बताता है आपको। 191 के बारे में देख लीजिए। अच्छा, ये एक तो बताता है कंप्लेंट के बारे में, पुलिस रिपोर्ट के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ा चुका पीछे भी प्रोविजन, ठीक है। आगे देखिए 191 ट्रांसफर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज की एप्लीकेशन पर ट्रांसफर किया जाए। क्यों करा जा रहा है मैंने अभी बताया ना, 199 में ट्रांसपेरेंसी की रिगार्डिंग किया गया है। अब अक्यूज देखो यहाँ पर एक अंडरलाइन कीजिए, लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 190 ऑफ सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जब ऐसा कोई मैटर आ जाता है, केवल एक स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कर रहा है केवल, ठीक है, नॉलेज और अदर इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस ऑफिसर। तो फिर ऐसे केस में मजिस्ट्रेट कोई केस करना चाहता है, किसी व्यक्ति के कॉग्निजेंस लेना चाहता है, तो अक्यूज को क्या करेगा, उसकी ड्यूटी होगी, अक्यूज को कहेगा कि तुम इस केस को कहीं और भी ट्रांसफर करवा सकते हो। और अगर मजिस्ट्रेट ने ऐसा कर दिया, मजिस्ट्रेट की कहने की ड्यूटी है, अब अक्यूज चाहता है कि कहीं और मेरी ये बात सुनी जाए, मैं इस मजिस्ट्रेट पे विश्वास नहीं कर सकता किसी तरीके से, तो अगर उसने एप्लीकेशन लिखी है तो सीजीएम की ड्यूटी होगी कि उस केस को ट्रांसफर करे अदर मजिस्ट्रेट को। उसकी ड्यूटी है, वो भी कंपलसरी, क्योंकि ट्रांसफर करने का काम तो यही करता है ना मजिस्ट्रेट। सीजीएम की तो पावर होती है, वो कर देगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है अदर एनी टू सच अ मजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, लिखा है ना नीचे उस बात को ध्यान रखना। बाकी तो इसको पढ़ लो कि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए आगे 192 मेकिंग ओवर ऑफ द केसेस टू द मजिस्ट्रेट्स। ये कह रहा है मेकिंग ओवर की बात। मैंने आपको 2 बात बताई थी, कमिटिंग की बात होती है और एक मेकिंग ओवर की बात होती है। मेकिंग मतलब दूसरे को दे रहे हो आप, होता दोनों का मतलब ट्रांसफर ही है, लेकिन यहाँ पर जो जिस रेफरेंस में समझाया गया है मेकिंग ओवर का मतलब अपने से जूनियर को देने की कोशिश कर रहे हो और कमिटल में अपने से सीनियर को दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ओवर द केसेस टू द मजिस्ट्रेट क्या कह रहा है, मेकिंग ओवर। क्या कह रहा है कि सीजीएम जो है किसी भी उसके पास कोई भी ऑफेंस का आता है ना कॉग्निजेंस लेने के बाद, वो कॉग्निजेंस ले रहा है सीजीएम, उसके पास कोई भी केस आया तो वो कॉग्निजेंस लेकर के उसको उसकी इंक्वायरी ट्रायल के लिए किसी भी सबऑर्डिनेट को पकड़ा सकता है। कि इसको सबऑर्डिनेट कौन हो सकता है, उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही तो होते हैं, उसी के सब सीजीएम के सबऑर्डिनेट तो यही है हमारे पास। लेकिन कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सीजीएम नहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी ये पावर दे रखी है कि तुम भी अपने से सबऑर्डिनेट को पकड़ा सकते हो, तो फर्स्ट क्लास से सबऑर्डिनेट कौन होता है उसका,
होता है, उससे नीचे तो कुछ होता ही नहीं, तो फिर वो उसको भी दे सकता है, लेकिन तभी देगा जब स्पेशल एम्पावर्ड हो, क्योंकि वो तो क्लॉज 2 में बता रखा है, क्योंकि वो होना भी तो चाहिए, नहीं होगा तो देगा कैसे। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया। फिर आते हैं 193 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ पर अदरवाइजली एक्सप्रेसली जो शब्द लिखा हुआ है ना उसको अंडरलाइन कीजिए, एक्सेप्ट एज अदरवाइजली, अदरवाइज एक्सप्रेसली। इसका मतलब समझिए, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है पॉक्सो एक्ट के बारे में। मतलब ये कह रहा है कि अगर कहीं पर कोई बात स्पेशली बाय दिस कोड लिखा हुआ है ना, इस कोड में और एनी अदर लॉ, इस कोड में कहां पर लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 199 में। कहां पर बता रखा है कि डायरेक्ट अगर कोर्ट डिफामेशन प्रेसिडेंट का किया जाता है तो वो खुद एक्शन ले सकता है उस केस में, उसको किसी और से कमिट करवाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है आपका पॉक्सो एक्ट, एनी अदर लॉ भी लिखा हुआ है ना वहां पे, जो एनी अदर लॉ लिखा हुआ है वहां पे पॉक्सो एक्ट लिख लेना। पॉक्सो एक्ट के अंदर भी डायरेक्ट उसके पास ऑर्डिनरी पावर होती है कि कोर्ट ऑफ सेशन ही उस केस को सुनेगा, है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, है ना। तो ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई। लेकिन क्या कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, वो अपने आप से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कैसे नहीं ले सकता, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को अंडरलाइन कीजिए वहां पर। अगर उसका ऑर्डिनरी कोई जुरिसडिक्शन नहीं हो सकता कॉग्निजेंस लेने के लिए, मतलब वो खुद तो नहीं ले सकता, अगर उसके पास भेजा जाएगा ना तभी लेगा उस केस को, वैसे नहीं लेगा। लिखा हुआ unless the case has been committed to it by the magistrate under this code। इस कोड के अंदर मजिस्ट्रेट ने अगर किसी केस को भेजा है तो फिर उस केस को ही सुनेगा, अन्यथा नहीं सुनेगा। यहाँ पर लिख लीजिए रीड इट इज 207 208 209। चलो अब इतना छोड़ दें, रहने दो, दूसरा टीचर गालियां देगा। 207 से 209 कल पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। सन्ना, थैंक यू सर।